मॉर्निंग लाहौर, एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नाजरीन, मैं अक्सर कहती हूँ कि रिश्ते बहुत ही कीमती होते हैं और उनकी कदर किया करें, अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करें, उनकी बातें सुना करें। और हज़रत वासिफ अली वासिफ का भी एक कॉल है कि दुनिया के बड़े बड़े मज़ामीन बेशक ना पढ़ें, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर तवज्जो देना सीखें, उनको राज़ी रखें। जो हमसफ़र हैं, चाहे वो हम ख्याल ना भी हो, लेकिन उनकी सुना करें। तो जनाब, अपनों की बातों पर ध्यान दिया करें और उनके एहसास समझा करें, वरना बाद में पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता। और जनाब, मौसम बदल रहा है, ऐसे में खुद की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर खाने पीने के मामलात में एहतियात बरता करें। वैसे तो पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर अगर लाहौरियों की बात की जाए तो खाने पीने के मामले में बड़े खुले दिल के होते हैं और बिरयानी तो हम सब की फेवरेट डिश बन चुकी है। और हमारा कोई भी, हमारी दावत हो, आउटिंग हो या दोस्तों को हमने ट्रीट देनी हो, बिरयानी के बगैर हमारी दावत अधूरी रहती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बिरयानी हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब कर सकती है? आपने यकीनन कभी नहीं सोचा होगा कि बिरयानी हमारी सेहत के लिए मुज़रे सेहत भी साबित हो सकती है। जी जनाब, माहिरीन सेहत ने बिरयानी के बढ़ते हुए और फखरिया रुझान पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि बिरयानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकता है। चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल ज़ियाबतीस की वजह बन सकता है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान की आबादी का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा ज़ियाबतीस का शिकार है और अगर ग़िज़ा की बुरी आदतों को तर्क ना किया गया तो ये तादाद इसी रफ्तार से बढ़ते हुए आइंदा 5 से 10 बरस में दुगनी हो जाएगी। ज़ियाबतीस के मरज़ की वजूहात क्या हैं, इसमें हमारी खुराक का कितना अमल दखल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़ ज़ियाबतीस हैं, प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन साहब हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, माहिरीन कह रहे हैं कि खुराक की बुरी आदतों की वजह से हम लोग जो है ये ज़ियाबतीस का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं? 1/4 हिस्सा जो है पाकिस्तानियों का वो शुगर के मरज़ में मुब्तला है, तो आप क्या समझते हैं इनकी अमूमन जो कॉमन वजह है वो क्या है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने मुझे बुलाया है। सेकेंडली, पहले हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि एक आम जो उनको जानते हैं कि शुगर 2 टाइप की होती है। ठीक है। एक टाइप 1, एक टाइप 2। ठीक है। टाइप 1 का जो मेन फोकस है, जो पेनक्रियाज है, लबलबा है, उसमें वो फोत हो जाता है और वो इंसुलिन बनाने से आरी हो जाता है। तो इसमें इंसुलिन ही एक ऐसी दवाई रह जाती है जिन्हें मरीज को लेनी पड़ती है और उसकी वजूहत अमूमन वायरल इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डिजीज होती है। जिस टॉपिक की हम बात करें वो टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है। कि जिसमें खुराक का बहुत ज्यादा अमल दखल है। जिस तरह पाकिस्तानी हम लोग की हैबिट्स बड़ी अजीब सी, जिस तरह बता रही हैं कि खाते हम टका के हैं, काम नहीं हम करते। हमें कहते हैं थोड़ा चल नहीं, कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई दे दें, हम चलेंगे नहीं, हमको दवाई खा के ठीक चल रही है। सो हमारे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ले लें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने लोगों की जो जिंदगी पे इतने सख्त असरात डाले हैं, जिसमें से एक शुगर इतनी ज्यादा हो गई है। हालांकि पाकिस्तान पिछले 1 डेकेड से हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं काइंडली अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, रोजाना वॉक करें, रोजाना आप कम से कम 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम वॉक करें, अपने वेट को रिड्यूस करें। अब आप ये देख रहे हैं कि आगे तो ये कहते थे कि जी बड़े बंदों में ये मसला आ रहा है, अब तो छोटे बच्चों में 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा इतना मोटा है, 80 किलो उसका वजन है, 90 किलो उसका वजन है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहले नहीं सुनते थे हम, अब हर दूसरा बच्चा जो है वो शुगर का मरीज बन चुका है। हैरानगी की बात यह है कि हम लोगों ने रिसेंटली पीड्स एंडोक्राइनोलॉजी में काम किया तो उसमें देखा कि बच्चे जो 16 साल का है, 17 साल का, और उसके वालिदैन लेकर आए, ये खाना नहीं छोड़ता, ये खाता रहता है और उसका वेट है 90 kg, 95 kg। सो इंसुलिन को काम करने के लिए लोगों को एक बता दूं कि इंसुलिन जब ये काम करती है तो कुछ आपके जिस्म में 3-4 हार्मोन हैं जो इसके दुश्मन है, जिसको काम करने नहीं देते। ठीक है। उनको, उनमें से ग्रोथ हार्मोन है, एक आपके जो एपिनेफ्रिन टाइप हार्मोन है वो हैं। सो आपने जो फैट है, आपका जो मेन फैट है, बल्क है, ये इंसुलिन को काम नहीं करने देता। तो जो बंदा जितना ज्यादा फैटी होगा वो उसको लिए उतना ज्यादा मसला है। तो शुरू में आपके लबलबे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, फिर एक वक्त आएगा आपका लबलबा थक जाएगा। जब वो थक जाएगा तो आपको डायग्नोज हो जाएगा कि आपको शुगर है। वो किस तरह डायग्नोज होगा? आपको प्यास बहुत लगने लग पड़ जाएगी, आपको यूरिन बहुत आना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैं कमजोर होना शुरू हो गया, कुछ लोग कहते हैं हमारी टांगों में दर्द हो गया। तो मेन फोकस है वजन।
एक लफ्ज है वजन। अगर आप अपनी हाइट के मुताबिक अपनी बॉडी वेट को एडजस्ट करते हैं तो आई हैव सो आपके आप इस चीजों को बेहतर कर सकते हैं। और हम भी अपनी प्रैक्टिस में लोग जब आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमें इंसुलिन नहीं स्टार्ट कर सकते आप, हमें गोलियों पे नहीं डाल सकते, हम कोशिश करते हैं कि पहला महीना 2 महीने उन्हें कि आप अपनी खुराक और अपनी जो वॉक है उस पर फोकस करें। ठीक है, अगर ये करेंगे तो लोग बेहतर होंगे, बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि आप देख रहे हैं, मैं जैसे बता भी रही थी कि बिरयानी की वजह से अब माहिरीन सेहत ने कहा है कि ये भी एक मुजरे से साबित हो सकती है और ज़ियाबतीस का शिकार हो सकते हैं लोग। चावलों का ज्यादा इस्तेमाल, उसके बाद हम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं हम लोग, उनके साथ बड़े शौकीन हैं, यहाँ पे आपको पता है खाबों के शौकीन हैं लोग, तो क्या इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है हमारी सेहत को? समझने की जरूरत है कि बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, आप जो रोटी खाते हो उसमें काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो जो आप चावल खाते हो, चावल के बारे में टॉपिक भी चावल पे चल रहा है, जिस तक हम आजकल मौसम में सारे हम भी कराची की तरह बिरयानी खाने में लाहौरी भी काफी हो गए हैं। अगर आपकी 100 ग्राम की प्लेट है, एक बाउल आप चावल का खाते हैं, तो कम से कम आप 100 मिलीग्राम अपनी शुगर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है 3 to 4 मिलीग्राम बढ़ाती है। मीन्स अगर एक पेशेंट की जो शुगर है वो गोली भी खा रहा है और अपनी शुगर कंट्रोल कर रहा है, उसकी शुगर 300 रहती है या 250 रहती है, और अगर एक बॉल शुगर का खाएगा तो 100 बढ़ा लेगा। अगर 200 तो 300 पे चली जाएगी, 250 तो 350 पे चली जाएगी। इशू ये है कि अगर आप इतना खाते हो तो आप इतना सर्फ कितना करते हो, आप वॉक कितनी करते हो, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कितना करते हो। डॉक्टर्स में क्योंकि ये नॉलेजफुल लोग होते हैं, मैंने अपने काफी सीनियर्स देखे, ठीक है, जिनको शुगर हुई उन्होंने अपने घर से पैदल आना शुरू कर दिया। ठीक है, हम लोग आदी हो गए ना, गाड़ियों के आदी हो गए, हम लोग बाइक पे बैठे रहते हैं, आगे लोग बाहर खेलते थे। आप देखें हॉकी का, क्रिकेट का रुझान कितना कम हो गया, एक्टिविटीज कम हो गई हैं। अब तो गेम है, वीडियो, बच्चे भी घर में वीडियो गेम देखते हैं, गैजेट्स पे लगे रहते हैं, गैजेट्स पे लग गए। तो ये चीजें तो हमें एक्चुअली ये आप लोग मीडिया का इसमें बहुत ज्यादा रोल होगा। डॉक्टर तो समझाते हैं, लेकिन आप लोग जो लोगों को गाइड करेंगे ना, लोग उसके पीछे चलेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे कि यार भागे आए, अपने बच्चों को खेलने पे फोकस कराएं। उन्हें ये ना कहेंगे ये वीडियो गेम घर में लगा के दे दी, बिल्कुल नहीं। कहेंगे बेटा आप जाओ क्रिकेट खेलो, आप फुटबॉल खेलो, बाहर एक्टिविटी करो। और जो खाते हैं अगर उसके साथ वो कुछ खाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी ग्रोथ भी होगी, ऑफ कोर्स उतना बर्न कर देगा। तो जितनी कैलोरीज रहेगी उससे ज्यादा अगर वो बर्न कर लेता या उतना ही बर्न कर लेता तो फैटी नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसे भी है। और डॉक्टर साहब हमारा मकसद भी यही है कि आज जो हमें देख रहे हैं, और ये सेगमेंट करने का भी मकसद ये है कि जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सके। और दूसरी एक गलतफहमी ये भी है लोगों की, ये भी दूर कर दें। आप आए हैं आज कि लोग कहते हैं कि शुगर क्यों होती है, क्या सिर्फ मीठा खाने की वजह से शुगर होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 2-3 टिपिकल इफेक्ट्स हैं। हाँ। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लें कि एक बंदा है जिसकी फैमिली में अम्मी अब्बू दोनों को शुगर, ठीक है, तो जेनेटिकली उसमें डिस्पोजिशन ज्यादा है, वो ज्यादा रिस्क पे है शुगर के, नंबर 1। नंबर 2, वो काम क्या करता है, जॉब क्या करता है। एक बंदा बैंक मैनेजर है, उसका काम क्या, बैठे रहना, ठीक है ना। एक बंदा एक्टिविस्ट है, उसका काम क्या, चलते रहना। तो अगर बंदे की लाइफ, उसकी जो जॉब है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आती है तो वो ज्यादा उसको प्रोन कर देगी। ठीक, उसके बाद उसकी जो लाइफ में उसकी जॉब है या उसकी जो एक्टिविटी है स्ट्रेसफुल कितनी है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं ना कि अगर किसी को शुगर हुआ है तो सब ये लोग ये कहते हैं कि बहुत मीठा खाता होगा या खाती होगी, इस वजह से इसको शुगर हो गई। मेरा मानना है कि पाकिस्तान में अब शुगर में मोटापे के बाद अगर कोई फैक्टर आएगा वो स्ट्रेस फैक्टर आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर। अच्छा, स्ट्रेस आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती है और इंसुलिन को काम नहीं करने देती। और अब पाकिस्तान में 50 to 60% शुगर के पेशेंट को स्ट्रेस होती है। अब उनको किसी स्ट्रेस की मेडिसिन पे डालते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर अब मोटापे के बाद स्ट्रेस का आएगा पाकिस्तान में कि लोगों को अपना वजन कम करने के साथ अपने आप को बेहतर रखना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इकोनॉमी पाकिस्तान क्लास को आजकल आपको पता है जिस तरह की महंगाई कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा है, कोरोना की वजह से लोग घर रहे, तो इसका ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस भी एक कातिल है। स्ट्रेस इज अ सिंड्रोम, ये एक बीमारी नहीं है, ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए एक जड़ होगी। हर तरह की परेशानी आपको ये लाहक कर देगी। स्ट्रेस आएगी, आपको शुगर हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, आपका स्टमक अपसेट होगा। इतने पेशेंट हम देखते हैं जिनको वॉमिटिंग होती है, पिछले महीने में से स्ट्रेस इंड्यूस वॉमिटिंग स्टार्ट होती है। तो अगर हम स्ट्रेस से दूर रहें या अपना इस तरह का लाइफस्टाइल कर लें तो क्या शुगर होने से बच सकते हैं हम? बेहतर हो सकता है। अब तो लेटेस्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप लाइफस्टाइल बेहतर करें, ठीक है, अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, अब लेटेस्ट मेडिसिन आ गई, ठीक है। एक्चुअली शुगर एक ऐसी बीमारी है अमूमन चलती है, बिल्कुल ऐसी है। 90-95% आपने लेके चलनी सारी जिंदगी। तो इसमें आपकी कॉस्ट बड़ी मैटर करती है। तो जो पेशेंट हमारे पास आता है हम पूछते हैं आप करते क्या, ठीक है, आप मोटिवेटेड कितने। एक बंदा कहता है, यंग पेशेंट आता है 26-27 साल का, वो कहता है डॉक्टर मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं जिम करूंगा, मैं बेहतर करूंगा अपने आप को, मुझे मेडिसिन पे ना डालें, मुझे आम मेडिसिन पे डाल दें। तो हमारे लिए इसका एक प्लान डिफरेंट हो जाएगा। एक बंदा कहता है डॉक्टर साहब मैं एक रेडी लगाता हूँ,
मेरी डेली इनकम 200 की है, उससे ज्यादा की नहीं है, उसके लिए प्लान चेंज हो जाएगा। ठीक है। एक बंदा कहता है डॉक्टर साहब कि मैं एक मिलियनर पर्सन हूँ, मेरे पैसे की कोई इशू नहीं है मुझे, उसके लिए प्लान चेंज हो जाएगा। अब लेटेस्ट आपकी ना मेडिसिन आई हैं, अच्छा, जो हम यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में आई हैं, लीराग्लूटाइड उसे कहते हैं, निकली शुगर के लिए थी, ठीक है, GLP-1 एगोनिस्ट, लेकिन फिर देखा गया कि ये वेट लूज करती हैं। सो अब हमने उनको काफी ज्यादा अपने पेशेंट्स पे यूज किया, तो हमने देखा ये वेट लूज करती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में जब हम उसको यूज करते हैं, ऑफ कोर्स वो जरा कॉस्टली है, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं, मेरे काफी पेशेंट्स पे हैं जिन्होंने वेट 110 kg था, हमने थोड़ी डाइट मॉडिफिकेशन की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसको यूज किया, तो हमने देखा उनका वेट 20-25 kg कम हुआ, तो उनकी शुगर बड़ी कंट्रोल होगी। जो शुगर आती थी हाली पेट 200, खाने के बाद 300, वो बहुत बेहतर होगी। ठीक है, मतलब ये भी एक फैक्टर है कि वजन अगर आपका मेंटेन होगा, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। मेरा तो मानना ये है कि अगर एक बंदे को आप जल्दी पिक कर लें और उसका वेट लूज कर लें, शायद वो बेहतर हो जाए, शायद ऐसा हो कि वो 3-4 साल शुगर से फ्री हो जाए। तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब के शुगर होने की अमूमन अलामतें क्या होती हैं? हमें कैसे पता चल जाए कि अगर ये अलामत आ रही हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें शुगर हो सकती है? टिपिकल सिम्टम्स, ठीक है, मरीज कहेगा मुझे प्यास बहुत लगती है, अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे यूरिन बहुत आ रहा है, मुझे भूख बहुत लग रही है, अच्छा, ये टिपिकल सिम्टम। ठीक है, इसके साथ जो भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि आम भी डॉक्टर बैठा होगा जो कि शुगर का नहीं है, वो भी कहेगा ऐसे शुगर ना हो। अच्छा, कुछ लोग आते हैं डॉक्टर मेरी पिंडली में दर्द हुआ, ठीक है, शुगर चेक करते हैं शुगर आ रही है, कुछ कहते हैं मेरे मसल्स पेन हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं डॉक्टर मेरी विजन कम होनी शुरू हो गई है, तो आप कहते हैं यार अपनी शुगर चेक कराएं। सो मेनली हम फोकस करते हैं कि बंदे की फैमिली हिस्ट्री कैसी है, अम्मी अब्बू को शुगर है, बंदे का वेट ज्यादा है, तो वो सिम्टम्स ना भी बताए, इंसिडेंटली आ जाता है। एक पेशेंट आता है डॉक्टर मेरे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास ऐसी औरतें आ जाती हैं कि जो कि 30-35 ईयर्स ओल्ड होती हैं, डॉक्टर मेरे पहुंच जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, हम उनकी कहते हैं आप शुगर चेक कराएंगे, तो पता लगता है उनको न्यूरोपैथी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, दे आर लेट, उन्हें शुगर हुए होंगे 3-4 साल हो गए होंगे और उन्हें पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये क्या सिम्टम्स पहले नहीं आते हैं या बाद में जो सिचुएशन या कंडीशन वर्स्ट हो जाती है तब आते हैं? एक्चुअली ना ये भी ना हर बंदे की जेनेटिक्स पे वेरिएशन करती है। अच्छा, ठीक है, कुछ बंदे हैं जो कि बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो जिनको यूरिन ज्यादा आना शुरू फोकस हो जाते हैं, यार मुझे ये प्यास ज्यादा क्यों लग रही है, मुझे यूरिन। कुछ लोग होते हैं जो कि पाकिस्तानी इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं होता यार ये तो पहुंच जाल ही जाते हैं थोड़ी बहुत, मुझे मसला यूरिन ज्यादा आ गया तो क्या हो गया, अगर मेरा वेट 4-5 किलो कम हो गया तो क्या हो गया। तो पेशेंट के कई पेशेंट हैं जो वेट लूज के साथ होते हैं, डॉक्टर मेरा वेट 10 kg कम हो गया, 7 kg कम हो गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया। फिर उनको जब देखते हैं, वर्कअप करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो फिर हम आगे उन्हें टेस्ट कराते हैं, तो शुगर का उनका टेस्ट कराते हैं, तो शुगर आ जाती है। कई लोग खुद करा के आ जाते हैं, डॉक्टर मैं वैसे अपने टेस्ट कराने गया, मैंने शुगर चेक करी तो उन्होंने कहा था आपको तो शुगर है, ठीक है। अब आपको पता है आजकल फैशन बड़ा चाह रहा है, वो 3 मंथ के शुगर का टेस्ट जो कराते हैं HbA1c, वो खुद ही करा लेते हैं, ठीक है, पैनल पे आ जाते हैं, लेबोरेटरीज का रही है, एक पैनल दिया हुआ है, उस पे करवा के। कितनी देर बाद करा लेना चाहिए अगर शुगर का टेस्ट कराना है? मेरा मानना ये है कि जब भी आप पेशेंट आए उसको ना, जो मैं बताता हूँ पेशेंट्स को कि काइंडली आप ना डेली चेक करें पहले, ठीक है, आपकी हाली ब्लड शुगर 90 to 130 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, और खाने के बाद आपकी शुगर 200 के अंदर अंदर होनी चाहिए, खाने के 2 घंटे बाद। अगर आप इसको अटेन कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो दैट्स ओके, आपने अचीव कर लिया। उसके बाद फिर देखेंगे कि बंदे की एज कितनी है, 30 ईयर्स ओल्ड है या 60 ईयर्स ओल्ड है, प्लान चेंज हो जाएगा। 60 साल का बंदा है या 60 साल का पेशेंट है, तो हम उससे चाहेंगे कि वो हाइपो में ना जाए। हाइपरग्लाइसीमिया में शुगर का ज्यादा रहना खतरनाक है, लेकिन जाके आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स आपको डैमेज करेगा ना, आईज को, किडनी को, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शुगर लो हो गई है मेडिसिन देने से, और आप रात को सोए हैं, आपकी शुगर 50 पे चली गई है, तो अगर ये 30 मिनट्स टू 1 आ रही, तो आपका तो ब्रेन डैमेज कर देगी, आपके लिए तो बहुत नुकसान है। तो किसी भी पेशेंट को हम कभी भी ट्रीट करते एकदम शुगर कंट्रोल नहीं करते, ये गोल ही नहीं है कि जी आपने इस हफ्ते दवाई दी तो अगले हफ्ते मरीज आके जी मेरी शुगर कंट्रोल होगी, बिल्कुल नहीं। आपने 2-3 हफ्ते लेने, आराम से शुगर कंट्रोल करनी। आपको क्या पता पेशेंट किस तरह बिहेव करता है, पेशेंट किस तरह खाना खाता है। लोगों का एक मिसकंसेप्ट ये भी है, मैं भूखा रहूंगा मेरी शुगर ठीक रहेगी। मैं लोगों को बता दूं कि आपके जो लीवर के अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, बिल्कुल हर सिस्टम पर स्टाइल है। आपके लीवर के अंदर आपकी शुगर स्टोर होती है, ठीक है, अल्लाह ताला ने स्टोर करके रखी है। इधर आपकी शुगर डो नहीं, आपने खाना नहीं खाया, शुगर डो नहीं, वहां से पस गई जनाब मुझे शुगर चाहिए, वहां से शुगर चलेगी, और आपकी शुगर, आप कहते हैं यार मैं भूखा रहता हूँ लेकिन डॉक्टर मेरी शुगर तेज रहती है, ठीक है। आप तो वो अपना मेन जो बैंक का रिजर्व है उसको यूज कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि अगर आप उसको यूज कर लेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लो होगी तो वो आपको बैंक नहीं कर सकेगा, लोन नहीं देगा, आपको लोन नहीं देगा। खाना खाना मस्ट है, दिन में 6 दफा खाना खाएं, थोड़ा खाएं, ठीक है, दाल में रह के खा लें, बिल्कुल। इस्लाम कहता भी यही है, अल्लाह के नबी भी यही कहते हैं कि कम खाएं, ज्यादा चलें, अपने आप को एक्टिव रखें,
ठीक है। तो इस चीज पे फोकस हम तो कहते हैं कि फोकस। डॉक्टर साहब, जिनको अब शुगर हो चुकी है, जो इस मरज के साथ चल रहे हैं, तो वो क्या नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं? किस तरह अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह उन्हें फिर मेंटेन करना पड़ेगा? नंबर वन पे हमारे व्यूअर ने जो भी सुने और जो हम जिनको मैसेज देना चाह रहे हैं, पहले तो अपना वेट देखें। ठीक है, ठीक है। कोशिश करें अपना, अगर आप मोटे हैं अपना वेट कम करें, वजन कम करें, ठीक है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि डॉक्टर साहब मेरी हाइट के मुताबिक कितना आइडियल वेट होना चाहिए, ठीक है। और ये लोगों की कम से कम मत परवाह कीजिएगा, लोग कहेंगे जी आप कमजोर हो गए, बिल्कुल कमजोर नहीं हुए, ठीक है। आप हेल्दी हो गया, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के मुताबिक वेट आपका बेहतरीन हो गया तो आप हेल्दी हो गए, तो अपना वेट लूज करें। उसके साथ जो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी इसको कंटिन्यूसली यूज करें। लोग छोड़ देते हैं कि डॉक्टर साहब ये पिछले 4 हफ्ते से मैं ठीक आ रही है, अब मैंने क्या करना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। इस तरह मत करें, इसकी दवाई खाएं बड़ी। तो क्या ये मेडिकेशन जैसे आप बता रहे हैं दवाई, तो ये क्या मुसलसल चलती है, रखने की जरूरत पड़ती है? एग्जैक्टली, मेजॉरिटी पेशेंट में तो मतलब ये जिंदगी के साथ साथ अब मैं इशू ये है कि मैं आपको इनको सिंपल एग्जांपल में समझाता हूं। ठीक है। फर्ज करें ये मेरा हाथ एक पेनक्रियाज है जो कि 50% डैमेज हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 50% है, मैंने इसी को यूज करना है। अब मैं ज्यादा खाना खाऊंगा, इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये जल्दी फोट हो जाएगा। अब लेटेस्ट मेडिसिन ऐसी आई हैं जो कि इसको इफेक्ट नहीं करती, आपके यूरिन से ग्लूकोज निकलवा देंगी, आपके मसल्स पे इफेक्ट करेंगी, ठीक है, आपका वेट लूज करेंगी। सो डिफरेंट पोर्शंस की मेडिसिन हैं, ऑफ कोर्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। मैंने वही कहा, कॉस्ट मैटर्स करती है कि पेशेंट की कॉस्ट करता क्या करता है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, उसी पे वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। और दूसरा डॉक्टर साहब, इंसुलिन के इंजेक्शन अगर उनकी बात की जाए तो वो किस मौके पर लगाने चाहिए, किस स्टेज पर जाके लगते हैं वो? आइडली रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर एक पेशेंट जो का उसका वेट ठीक है और वो अफोर्डेबल है, स्टार्ट नहीं करते। इंसुलिन का फायदा आपको 10 साल तक होगा, ठीक है। शुगर तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो उसकी आंखों के डैमेज, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। जो मेडिसिन उसको इतना इफेक्ट नहीं कर पाते, तो जो 10 साल बाद आपको कॉम्प्लिकेशन आनी है वो 20 साल बाद आएगी, तो ये बेनिफिट होगा, ठीक है। इसमें भी इशू वही है, कॉस्ट है कि आप इंसुलिन डेली लगाएंगे, लगाना लोगों के लिए पैनिक है। किसी को पहले तो ये बता देंगे आपको शुगर हो गया, वो पहले ही परेशान है, आधा तो वैसे ही परेशान है, बाकी उसका खानदान उसको परेशान कर देता है कि जनाब आपको शुगर हो गया, अब आपका क्या बनेगा। फिर उसके बाद अगर उसको ये कहते हैं आप इंसुलिन लगाएं तो कहेगा डॉक्टर साहब जाना सुई, ये भी एक इफेक्ट है, ये भी है। एग्जैक्टली। कोशिश हमारे पाकिस्तान के माशरे के हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अब वाक करें, वाक करने के बाद आप खाने में चावल खाएं। अब चावल ज्यादातर खाती हैं हमारी फीमेल, अब अगर फीमेल के कहे ना कि आप चावल बंद कर दें तो घबरा जाती हैं, चावल ही बंद कर देंगे। लेकिन फिर भी यही हम कहेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल रखना आप ही के हाथ में होता है। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद महमूद उल हसन साहब मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और हम बात कर रहे थे शुगर के हवाले से, क्योंकि इस शुगर के मरीजों की जो तादाद वो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन, और हम आपको यही टिप्स देने चाह रहे थे कि आपने सिर्फ अपनी डाइट ठीक करनी है, वजन कम करना है और अपनी जिंदगी और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और यही आपके हाथ में और यही आप कर सकते हैं। तो और भी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, बहुत से और गेस्ट हैं जिनसे मैंने आपको मिलवाना है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि खाने के हवाले से कि हद से ज्यादा खाना हमारी सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करता है और मुआशरे पर भी, और खाना उतना ही बनाएं या उतना ही ऑर्डर करें जितना आसानी से आप लोगों से खाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, उस हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि दुनिया भर में हर साल 93 करोड़ टन से ज्यादा खाने की अशिया जाया कर दी जाती हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के माहौल से मुतल्लिक प्रोग्राम फूड वेस्ट इंडेक्स यानी खाने की अशिया जाया करने की फहरिस्त में ये बताया गया है कि दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट्स में मौजूद 17% खाना कूड़ेदान में जाता है। इसमें से 60% शरह घरों में जाया किए जाने वाले खाने की है। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान खित्ते में खाना जाया करने के मामले में दीगर ममालिक से भी आगे है और पाकिस्तान में औसतन 74 किलोग्राम फीकस खाना जाया होता है। एक तरफ तो करोड़ों टन खाना जाया हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सिर्फ सन 2019 में 690 मिलियन लोग भूख से बुरी तरह मुतासर हुए। कोरोना की वजह से दुनिया भर में भूखे अफराद की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है।
ये ऐसा मसला है जिसे हल करने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करने की इस वक्त जरूरत है। खाने का ज़िया किस तरह रोका जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा मांझी हैं, सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर सलीमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागलो हर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा, अभी मैं जैसे उसकी बात करी थी रिपोर्ट की कि पाकिस्तान इस वक्त अगर चीन की बात की जाए और भारत की बात की जाए सबसे आगे है खाने के ज़िया में। तो किचन हो या हम देख लें कोई भी तकरीब हो, शादी हो, खाना ज़ाया हो जाता है। क्यों? आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजूहात है? एक्चुअली मैं बहुत कंसर्न हूँ इस मामले के मुताबिक, और जब हम बहुत जगहों पे ऐसे जाते भी हैं और देख रहे होते हैं कि ऐसे इवेंट्स होते हैं, चाहे वो शादी हो, कोई पार्टी हो, जिसमें एक्सेसिव ऑर्डर किया जाता है। हमारी एक मुझे लगता है कौम की एक स्ट्रेटेजी होती है कि खाना कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा बेशक हो जाए, ये लाइन हम सब कहते हैं। Exactly. तो ये शायद हमारे इनबॉर्न ही आ गया कि हम ये चाहते हैं कि बस वो खाना सबके सामने ज्यादा दिखे, वो ये नहीं सोचते कि वो खाना कितना बच जाएगा। और अगर चलिए हमने ऑर्डर कर भी लिया है, तो क्या हमने ये सोचा है कि वो खाना किसकी तरफ जा रहा है, बिल्कुल किसकी हेल्प के लिए जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि हमारी उस तरफ से स्ट्रेटजी हो कि हम ये देख रहे हो कि हमारा ये खाना हम उसको दे रहे हो जिसको ये नीड है। अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स की, मैंने बहुत अच्छी तरह आपका सुना स्टैटिस्टिक्स, मैं खुद भी पढ़ रही थी और देख रही थी, बड़ा अमेज्ड भी हुई। जो अगर आप बात करते हैं, आपने बात की कि बहुत सारा वेस्ट हो रहा है फूड और ये सब कुछ, ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा 9 कहा गया मिलियन जो ग्लोबली बच्चे हैं, वो मैल न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्रिशन की वजह से कोई डिजीज की वजह से मरते हैं, यानी हंगर की वजह से ज्यादातर मरते हैं। तो उन तक रसाई नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये रसाई नहीं होती। खाना चाहिए, नीड है। और अगर हम ग्लोबली अपना स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक जो यूएन ने रिलीज की थी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर है, फूड है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम खुद ये एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो सारा हमारे एक्सपोर्ट में चला जाता है, तो जो लोगों हैं उन तक नहीं पहुंचता। फिर तीसरा एक और रीजन बताया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, फाइनेंशियल हो गया। एक अफोर्डेबिलिटी का बहुत फैक्टर आता है कि लोग इतने गुर्बत में चले गए कि वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन पर वेज पर मंथ, आपको अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर पर डे के हिसाब से अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 100 रुपए जो है ना, यानी $1 160 या 170 फ्लक्चुएट अगर हम करते हैं, उतनी लोगों की आजकल मंथली इनकम है पर डे की। तो यानी आप सोचे कि लोग खाने पर 100 रुपए अपना रखते हैं पर डे का, जो गरीब से गरीब है। तो ये एक अंदाजा हमें बताता है कि कितना हमारा लो पावर्टी वाला एक प्रॉब्लम साथ साथ है। लेकिन उसके बिनिस्बत लोग जो है वो ये नहीं रियलाइज करते कि अगर आप खाना लेकर ऑर्डर कर रहे हैं या मंगवा रहे हैं तो वो उस तक पहुंचे जिसकी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक जानिब ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान खैरात देने में सबसे आगे है, हर कोई, और इस खिदमत में सबसे आगे है। लेकिन जहाँ पर खाने की बात आती है वहाँ पे खाना जाया हो रहा है और गरीबों तक नहीं पहुँच रहा। मैं कहूँगी कि आपकी बात से बहुत अच्छी एक बात मुझे याद आई, एक पैराडाइम शिफ्ट जरूर आया। वो ये है कि जो हमारे आजकल माशाल्लाह रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, उन्होंने अपने एक बूथ्स बना दिए हैं। और वो इस तरह से होता है कि जो खाना आपने वहाँ डोनेट भी करना है और जो खाना रेस्टोरेंट से बचेगा वो वहीं पर वहाँ रखा जाएगा। जो भी वो वहाँ पे नीडी बंदा आना चाहते हैं वो अपना खाना, कपड़े, जो भी ये लेके जा सकता है। तो मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हुई थी। एक काफी माशाल्लाह फेमस वो कैफे भी है और रेस्टोरेंट भी है। मैं काफी देख के बड़ा खुश हुई थी कि चले ये हमारा एक स्टेप है जो हम फॉरवर्ड करें, लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम अपने कल्चर में एक रोल मॉडलिंग के थ्रू ही लोगों को ये एक चीज बता सकते हैं कि किस तरह हमने हंगर को खत्म करना है और लोगों की तरफ खाना पहुंचाना है जिनको जरूरत है। तो ये आई थिंक छोटे छोटे हम अपने घरों में भी, अगर आप बहुत सारे मुल्कों में देखें तो एक बहुत अच्छी चीज की भी होती है, लोगों ने अपने घरों के बाहर एक बॉक्स टाइप, जैसे मेल बॉक्स होता है, उस तरह अपना खाना का एक बॉक्स बना देते हैं और कह देते हैं, लिख देते हैं कि आज के खाना ये एक्सपायर इतने दिन हो जाएगा, तो आप खाना पिक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम लोगों को ये बताएं कि देखिए एट योर डोर स्टेप्स आपको ये खाना जो है ना मुयस्सर है। तो ये हमारे, ये भी एक चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारा भी ये होना चाहिए रोल लोगों की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपका खाना बच गया है या सही है तो आप वो जरूरतमंद तक पहुंचाएं जिसको चाहिए है, ना कि आप उसको फेंक दें, जाया कर दें। और दूसरा ये भी देखा जाता है डॉक्टर सलीमा के हम लोग सिर्फ रमजान में मेरे ख्याल से ये देखते हैं, शायद आपने भी ये देखा होगा कि बाहर सड़क किनारे फ्रिजेस रख दी जाती हैं या टेबल्स रख दिए जाते हैं कि यहाँ से आके जरूरतमंद जो है वो खाना खा सकते हैं। तो ये सिर्फ रमजान तक महदूद क्यों है? ये एक अलमिया है हमारे जो है ना कौम का। मैं कहूंगी कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए और एवरी डे होनी चाहिए। आई वुड से देखिए पीपल आर इन नीड एवरी डे, हर दिन उनकी जरूरत है।
तो आई थिंक आज से अगर हम स्टार्ट करते हैं और ये तयन करते हैं कि हम ये करना शुरू करेंगे तो हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए वो घर में रहकर भी खाना आपका खराब होना और आपने फेंकना ही है, ऐसे ही है। तो उसी दिन अगर आप किसी को वो पहुंचा दें तो बेहतर है कि ये देखिए आपके घर से आपको सीखने को और इवन के हमें पता भी होता है कि हमारे आसपास कौन से लोग हैं जो नीडी है, जिनको हम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करते। ऐसे ही है। और मुझे हमेशा ये कंसर्न रहता है बीइंग अ डॉक्टर एज वेल, मैं ये हमेशा देखती हूँ कि अगर आप एक पीडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिक्स देखें तो अगर 150 से 200 बच्चे वहां पे आते हैं तो उसमें देखा गया कि 1/5 ऑफ दी पेशेंट्स में सबसे ज्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन है, यानी कि बच्चे गुर्बत में हैं, वो वाले बच्चे मेल न्यूट्रिशन है। आप अगर गुर्बत की तरफ जाके देखते हैं तो लोगों को पता लगता है कि वहां तक तो बच्चों को एप्पल का भी नहीं पता कि सेब होता क्या है। इतने सारे लोगों ने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसमें पता लगा कि सबसे ज्यादा वो बच्चे जो गुर्बत में थे और उनको खाना देने के लिए हम फर्स्ट टाइम जब एप्पल को ट्राई करवाया तो वो बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो एक प्रोफेसर ग्रिप बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं बहुत जगहों पे इस बात को पढ़ती भी हूँ और बहुत खुश होती हूँ कि उन्होंने एक सेंस ऑफ कहती हूँ स्टिमुलेशन दिया है लोगों को। वो बड़ा खूब बात कहते हैं कि अगर इस तरह का रहा ना हाल हमारे पूरे ग्लोबली दुनिया में ऐसे ही हाल रहा तो 2050 तक हम हंगर से सारी दुनिया खत्म हो सकती है। तो ये हमारा टाइम है कि हम उस चीज़ को अब रिवर्स कर दें। और वो जो प्रोफेसर ग्रिप ने जो बात की है कि ये गुर्बत और जो हंगर है खाना ज़ाया करने की वजह से, ये सारी चीज़ें हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे घर के बाहर हमने करना है या हम होटल्स में जमा करवा दें और लोगों को हर टेबल पे एक नोट छोड़ दें कि ऑर्डर एज मच एज यू कैन ईट, जितना आप खा सकते हैं आप उतना ऑर्डर करें। यानी ये हमारे एक स्टेपिंग स्टोन्स होने चाहिए, हमारी ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपनी होटल्स के अंदर भी। मेरा होटल्स और मेरे ख्याल से उनकी भी एक अखलाकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हमने देखी हैं जो रात गए जब बचता है रेस्टोरेंट्स में या इवेंट जब होते हैं तो वो लोग खाना लेकर वहां से और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या ये रेस्टोरेंट्स वालों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि अगर उनका वक्त खत्म हो गया है तो उसके बाद वो खाना इकट्ठा करें और वो उन लोगों तक पहुंचाएं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत और ये एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है और एक अच्छी मिसाल भी बन सकती है। बिल्कुल इसी तरह से देखें, मेरे ख्याल से वही वाली मिसाल है कि एक बंदा दूसरे बंदे को देखकर ही सीख रहा होता है और ये रोल मॉडलिंग ही है। मैं फिर से कहूंगी तो होटल्स वाले एक करेगा तो दूसरा वाला देखेगा, तीसरा करेगा, इस तरह आई थिंक काइंडनेस चेन बनती जाएगी, चलती रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम घरों में और अपने होटल्स में ये चीज का ट्रेंड पैदा करें बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली। और फिर हमें किस तरह के इकदाम करने चाहिए अगर देखा जाए तो लोगों तक क्या क्या हम टिप्स दे सकते हैं उनको? बिल्कुल, ये हमारी फूड अथॉरिटी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम जाते हैं होटल्स में चेक करने के लिए, ऑडिट्स करने के लिए या कुछ भी, तो एक उनकी एक गाइडलाइन फॉरवर्ड होनी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए इस पे प्रॉपर वाली। अभी ये क्या है, बिल्कुल सुपरफिशियल बात है, आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, ये बाकी लोग बात कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक और अपनी इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई कर रहा है, नो डाउट, माशाल्लाह कमेंडेबल है वो। लेकिन एक पॉलिसी के फॉर्म में जब आता है ना तो वहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, आपने करना ही करना है। हाँ, तो मेरा ख्याल है इट्स टाइम कि अब पॉलिसी मेकिंग हो जाए और गाइडलाइंस फॉरवर्ड की जाए ताकि लोगों में ये एक चीज़ आ जाए कि अब ये सेंस हमें लेकर चलनी चीज़, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। और जिसने किया है वेस्ट ज़्यादा तो उस पर एक पेनल्टी लग जानी चाहिए। आई थिंक दैट इज़ दी थिंग। जब आप पेनल्टी शुरू करेंगे ना तो लोग खुद ही खौफ के मुताबिक जो है वो चीज़ें इस तरह ज़ाया नहीं करेंगे। और आप अगर देखें तो ये गुनाह है एक तरह से, अगर देखा जाए तो। एक वक्त ऐसा भी होता था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम देखते थे तो खुद नहीं खाते थे, लेकिन अगर कोई आता था उनके दरवाजे पे तो वो उनको खाना दे देते थे। तो माशाल्लाह हमने तो अपनी ये पूरी लाइफ उनकी रोल मॉडलिंग से देखी है। अगर अब भी हम नहीं सीखे तो ये बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आपने डॉक्टर सलीमा, आपने मेल न्यूट्रिशन की भी बात की है कि बच्चे कितना इस शिकार हो जाते हैं। हम जब बाहर जाते हैं हम अपने बच्चों को लेके तो हम 500 का मील उन्हें खिला देते हैं, 1000 का भी मील खिला देते हैं, लेकिन क्या उनमें से हम उसकी रेशो कम नहीं कर सकते कि अगर जहाँ 500 का खिला रहे वहाँ 300 का खिला दें और 200 का उस बच्चे को खिला दें जो हकदार भी है? वेरी वेरी नाइस वे। ये मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको बतानी भी थी कि हम बहुत अच्छी तरह लोगों के दरमियान किस तरह स्प्लिट योर प्लेट कंसेप्ट ला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्प्लिट योर प्लेट। और इसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जितना खाना था, जो भी ऑर्डर मैंने किया उसके कुछ पार्ट का मैं ऑलरेडी डिवाइडेड रख दूं कि ये किसी और के लिए है। और ये ताकि वो सामने वाला बंदा भी जो है उसका भी पेट भर जाए और हमारा भी अपने उसके मुताबिक भर जाए। ये जरूरी नहीं होता कि आप अपने से कमतर करके उसको चीज दें, आप अपने इक्वल लेवल पे भी दे सकते हैं स्प्लिट प्लेट करके। आप उसको वही खाना भी दे सकते हैं अपने साथ शेयर करके। ये अलग अलग वेज होते हैं। इट्स जस्ट हाउ आप किस तरह चाहते हैं कि वो करना चाहते हैं। ये सब कुछ आपकी एक विश होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इजी टू गो अबाउट इट। और
जिंदगी में कभी भी आप जब इस तरह करते हैं ना, तो वो एक बात कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग भी, कि कभी रिस्क खत्म नहीं होता। बिल्कुल ऐसे और ही है। मैंने खुद अपनी लाइफ से देखा है, आप जितना देंगे आपको रिवर्स बैक कहीं ना कहीं होगा, आपका रिस्क खत्म नहीं बिल्कुल होगा। ऐसे ही है। तो ये बहुत अच्छी और practice है। दूसरा डॉक्टर सलीमा, रमजान आ रहा है और बुफेस का भी इंतजाम होने वाला है, अफ्तारी और सहरी हम लोग मतलब 3-3 हजार की जाके हम लोग बुफे कर लेते हैं बिल्कुल। और खाया भी नहीं जाता। तो हम ये नहीं कर सकते कि कम पैसों की, या हमें शो ऑफ करने की ज्यादा हमें आदत पड़ गई हुई है? आई थिंक हम ये भी एक अच्छा है अगर रेस्टोरेंट्स वाले भी ये स्ट्रेटजी करते हैं, और हम घर वाले भी कर सकते हैं। अगर मैं होटल्स की बात करती हूँ तो ये एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी कि जो वो ले रहे हैं हमसे अमाउंट, उसका हाफ अमाउंट जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को एक दस्तरख्वान बिछा के रख के हम वहीं पर कर रहे हो, ताकि हमारे भी सामने वो चीजें हो रही हो विजिबल, यहाँ ठीक है हमारा मनी जो है वो उस तक पहुंच गया है। और आई थिंक वो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस चलती रहनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रमजान में हो जाए, वो आई थिंक चलनी चाहिए और हमारे अमाउंट में से वो जानी चाहिए, ताकि हमारा भी हिस्सा हो जाए और उनका भी एक एफर्ट हो जाए होटल वालों को। ये समझ लें एक ट्राइड होगा, एक ट्राइंगल है जो एक चल रहा होगा कि हम हर तरफ से जो है लोगों की मदद कर रहे होंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप अपने सैलरी हो गई, आपके पैसों में से थोड़ा हिस्सा अगर आप रोजाना भी निकालें तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। बिल्कुल मतलब ऐसे ही कभी है। भी नहीं, आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। मैं आपको बार बार यही इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरी खुद की एक लाइफ से मेरा एक्सपीरियंस है कि आपकी बरकत खुद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही तो है। लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना बहुत जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट का भी इस पे रोल है, ऑफ कोर्स, एंड अथॉरिटीज जो हमारी अथॉरिटीज। और डॉक्टर सलीमा, आपको क्या लगता है कितने लोग हैं, कितनी तंजीमें हैं जो इस वक्त इस चीज के लिए काम कर रही हैं प्रॉपर तौर पर? ज्यादातर तो फूड एंड एग्रीकल्चर करता है जो यूएन के अंदर है, वही हमें सारी पॉलिसीज देता है जो कंट्री वाइज जाती हैं, और फिर आपको बताता है स्टैटिस्टिक्स के कितने कहाँ पे जो है वो लोग जो है मेल न्यूट्रिशन है या हंगर से मर रहे हैं या कहाँ पे खाना की रसाई नहीं है। इस तरह से डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं एक अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट भी याद है, वर्ल्ड फूड डे भी होता है 16 अक्टूबर ठीक को। है। और जो 2020 का इसके अंदर थीम था वो ग्रो सस्टेन था, और उसमें उन्होंने खास, अभी क्योंकि 16 अक्टूबर आएगा 21 में, तो अभी तक उसका थीम नहीं आया है, लेकिन 20 में जो है वो थीम जब था तो उसमें लोगों को यही उन्होंने रियलाइज कराया कि किस तरह हम ग्रो करें, यानी कि खाने से लोगों को और ग्रोथ मिले। फूड की वजह से जो स्टंट ग्रोथ्स होती हैं, बच्चे जो है वो छोटे रह जाते हैं और पतले होते हैं, अंडर वेट होते हैं, वो किस तरह कमी हो उसकी। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह उससे हम सस्टेन कर सकते हैं लाइफ्स को, क्योंकि आजकल देखा है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स है उसका ये पार्ट है एक्चुअली। ठीक तो है। एसडीजीज जो है यूएन ने गोल्स बनाए थे, तो उस तरह हंगर का भी एक गोल उनका था कि किस तरह हमने जो है वो लोगों को भूख से जो है बचाना है और किस तरह खाने की रसाई देनी है उनको। तो उस पर बड़ा वो काम किया उन्होंने कि कहाँ कहाँ पैकेट्स उन्होंने पहुंचाए उन लोगों तक जिनको नहीं मिलते थे। मैं एक चीज़ का बड़ा अप्रिसिएशन दूंगी, हमारी वैसे कौम की एक बहुत अच्छी एक आदत रही है, कोरोना के अंदर बहुत टाइम ऐसा वक्त भी गुजरा लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ही और है। लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन जहां बात आई उन लोगों की जहां नीडेड लोग थे और उनको राशन की जरूरत थी क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। लोगों ने उसमें कुछ या कुछ करके अपना हिस्सा दिया, और मैं कहती हूँ कि ठीक है, चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप छोटा छोटा करके हिस्सा बना के एक पूरा समुद्र बनाते हैं, कतरा कतरा ही बनता है। तो उन्होंने माशाल्लाह, मैं बड़ी खुश हुई देख के कि लोगों ने वहां तक जो है अपने फंड्स पहुंचाए, और कोरोना माशाल्लाह कमिंग टू एन एंड इंशाल्लाह सून। तो एक साल के बाद मैं कहती हूँ कि वो लोग वापस अपने उस लेवल पे आ गए, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स भाई और बहनों ने उनको मदद की। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से चलता रहे तो कभी मुश्किल नहीं मतलब होगा। अब जिम्मेदारी आ रही है लोगों में, ये कह सकते हैं। आई थिंक अब शायद सेंस ऑफ रियलाइजेशन लोगों में बढ़ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी नीड है, क्योंकि इतना टन्स ऑफ फूड अगर वेस्ट होता है ग्लोबली और अगर कंट्री वाइज, तो इट्स टू मच। हाँ, और दूसरा एक ये भी बड़ा कंसेप्ट है डॉक्टर सलीमा कि अगर हम जाते हैं, अगर हमारा खाना बच गया है तो हम उसको पैक कराते नहीं है कि हम घर ले आए, या रास्ते में अगर कोई हमें मिल रहा है तो हम ले आए, या अगर अच्छा खाना बना हुआ है तो हम सुबह वो ही यूज कर लें। क्या हो जाएगा अगर आप एक दिन हंडिया नहीं पकाएंगे और वही खा लेंगे? I think वो जाया ही होगा ना फिर। पता नहीं, आई डोंट नो दिस कल्चर, लेकिन ये मैं कहूँगी कि फैमिली टू फैमिली वेरी भी करता है, और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इतना क्या ले जाके करना है, हालांकि वो उनके लिए, जो किसी और के लिए वो शायद कितना ज्यादा हो, उसको वो शायद एक बाइट भी कितना उसने आपके लिए दुआ कर देनी है। तो मेरे ख्याल से हमारे अंदर ये बहुत जरूरी है इस चीज को जानना कि किस तरह से हम जो है वो चीजों को यूटिलाइज करते हैं। मैंने बार बार बात यही की कि जब एक्सेसिबिलिटी आती है तो यूटिलाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही आती है, तो ये टू वे होना चाहिए।
ही है कि 2-वे रेशो है कि आपको दोनों को इक्वल लेके चलना है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये भी एक जिम्मेदारी का मुजाहिरा ही है जो हम कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलीमा मांझी मौजूद थी और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में खाने का ज़िया इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमें यही जिम्मेदारी अपनी निभानी है कि जनाब जो नीडी हैं, जो जिनको असल में ज़रूरत है चीज़ों की, हम उन तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। ज़ाया करने से बेहतर है कि किसी के मुँह में चले जाए खाना। और भी बातें करनी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं सोने लाहौर की। तो जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे शहर के मसाइल में भी इजाफा होता जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक मेजर इशू बनता जा रहा है इस वक्त, और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सफरी सहूलियात दम तोड़ने लगी है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें सड़कों से गायब नजर आती हैं और 19 रूट्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। बस स्टॉप्स की बात की जाए तो वो खस्ता खाल है। इंतजामिया मुतबादिल ट्रैफिक सहूलियात फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है हमें, और गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से सफरी सहूलियात के फुकदान को मद्देनजर रखते हुए ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा शुरू किया गया था, जो अब एक सफेद हाथी बन चुका है। गुज़श्ता 4 माह की अगर बात की जाए तो ऑरेंज लाइन का खसारा 90 करोड़ तक पहुंच चुका है। सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी से चलने वाले इस मंसूबे की वजह से एक जानिब ट्रांसपोर्ट के दीगर मंसूबे नजरअंदाज हो गए हैं, तो दूसरी तरफ ऑरेंज लाइन के साथ साथ चलने वाले बहुत से रूट्स बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज है शबीर हैदर जफर। शबीर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। शबीर, ऑरेंज लाइन बन गई, मेट्रो बस चल गई, लेकिन आम बंदे की जो ट्रांसपोर्ट के मसले थे वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। मतलब वो जो एक आम रूट्स पे चिंची उन्हीं की किस्मत में है और सड़कों पर वैसे ही रश नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? असल बात अगर बात की जाए ना, तो ये इंतजामिया के मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू है कि ऑरेंज ट्रेन आपने बना दी, ठीक है, ऑरेंज ट्रेन के आपने उनके जो फीडर रूट्स हैं वो नहीं बनाए अभी तक। फीडर इतना आपने मंसूबा, इतना बड़ा मंसूबा है, इतना बड़ा मंसूबे में आपने खाली वो चलाई है, उसके साथ आपने फीडर रूट्स बनाने थे, 26 फीडर रूट्स बनने ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं कि अगर कोई भी मुसाफिर आता है लारी अड्डा पर, उसको अगर ऑरेंज ट्रेन से बजरिया ठोकर जाना है तो उसके लिए तो उधर कुछ अगर फीडर रूट्स होगा, जो उधर से गाड़ी आ रही है कनेक्टेड है, एग्जैक्टली, तो फिर ही वो इधर ऑरेंज ट्रेन का सफर है। करेगा। हाँ। अगर उसको कोई यहाँ पे आने के लिए उधर इसका रक्षा लेकर इधर आना है, तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं उधर से क्यों ना मैं बंद रोड से डायरेक्ट उधर चला जाऊं। बिल्कुल, ये इशू आ रहा है। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि फीडर रूट्स ना होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब ये इसको इफ्तिताह किया गया तो उस वक्त कहा गया था कि ये 1 महीने के अंदर इसके फीडर रूट्स बना दिए जाएंगे। फीडर रूट्स बनने से ये मुसाफरों का रुझान ज्यादा होना था। यहाँ पे जहाँ पे 26 इनके अगर इनके बस स्टॉप्स हैं, स्टेशन हैं, उन 26 स्टेशन के ऊपर 26 इनके फीडर रूट्स होने चाहिए थे। हाँ। ताकि जो भी मुसाफिर कनेक्टेड जिन्होंने यहाँ पर पहुंचना है और इस पे सफर करना, ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा करनी थी, लोगों को सफरी सहूलियत देने के लिए। लेकिन आसानी तो पैदा की नहीं गई, मजीद मुश्किलात पैदा कर दी गई। मजीद मुश्किलात हैं कि लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनको वो टच कर रही है उनका बस स्टेशन के पास, उस स्टेशन वाले वहाँ पे सफर कर रहे हैं। अदरवाइज अगर किसी को सफर दूर से आना है तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा, वो कोशिश करता है मैं रिक्शा पर सफर कर लूँ, चिंकी पे चला जाऊँ, या किसी और सवारी पर मैं इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी मंजिल पर पहुँचूँ। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है ऑरेंज ट्रेन का। और दूसरी जानब बात करें, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो इस लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी 2012 में इसको बनाया गया था, और 2012 में उस वक्त 400 बसें थी, ठीक है, और 172 बसें थी वो अल बराक कंपनी की थी, और 228 प्राइवेट ऑपरेटर थे जिनकी ये बसें उस वक्त चलाई गई थी। और उस वक्त जब मुआहदा किया गया था तो 5 साल का मुआहदा था इस कंपनी का। 5 साल के बाद 2017 में ये मुआहदा जब खत्म हुआ तो दोबारा 2 साल का मुआहदा किया गया। 2 साल का मुआहदा खत्म होने के बाद हुकूमत ने नया किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं किया। वो मुआहदा खत्म हुआ तो 400 बसें भी बंद और 19 रूट्स भी बंद, और उन 19 रूट्स के ऊपर
तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख मुसाफिर करते थे सफर रोजाना, और उसमें सबसे ज्यादा जो थे वो तलबा तलबात थे, जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते थे। ठीक है शबीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हैं। सर आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये जो 19 रूट्स बंद किए गए हैं इनकी वजह क्या बनी और क्या इनके मुतबादिल लोगों को सहूलियात दी गई हैं? जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ, मैं बार बार ये बात कर चुका हूँ कि जो आपके सवालात हैं वो ही मेरे सवालात जो है ना वही उनका जवाब है। मेरे भी ये सवालात थे कि एक 10 साल पहले कंपनी चली जो बड़े जोर से चली और बड़ा अच्छा चली, तो वो बंद क्यों हो गई? ठीक है, तो उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं, ना एलटीसी की मैनेजमेंट देने को तैयार है, ना ब्यूरोक्रेसी देने को तैयार है, ना कोई और लोग देने को तैयार है। तो उसमें जब मैंने उसको डिग आउट करना शुरू किया तो उन्होंने मेरे रास्ते में रुकावट बनना शुरू हो गए। अच्छा। मुझे इजलास करने नहीं दिया गया, मुझे रोका गया। जहाँ पे वो एलटीसी में सारी भर्ती है वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और हमजा शरीफ के लोग हैं, महर इश्तियाक के लोग हैं, ख्वाजा हसान के लोग हैं, जो कि मेरिट को वायलेट करके वहाँ पे भर्ती किए गए। जब उनकी डिग्रीज के बारे में पूछा गया तो उसका कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। जो लोग 70,000 रुपये आए वो आज 4-4 लाख रुपया ले रहे हैं। कंपनी बंद है, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल है, उसका कोई जवाब नहीं है। जो मुआहदे किए गए वो नेचुरल नहीं थे, उसमें पैसे के खाना पीना बहुत था। उनके बारे में क्वेश्चन किया और मैंने उनके बारे में, उनके मुआहदों के बारे में उनकी कॉपियां मांगी तो मुझे कॉपियां प्रोवाइड नहीं की गई। फिर जो लोग यहाँ पे पहले रहे हुए थे उनको बचाने के लिए जब मैंने उन्होंने देखा कि मैं सारी चीजों के बारे में इंक्वायरी शुरू की हुई है या मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, तो हर मौके पे मुझे मेरे रास्ते में रुकावट डाली गई। अच्छा। तो ये एक अलमिया है। देखें लाहौर एक मतलब कराची के बाद लाहौर एक हर तरह से इस मुल्क की मईशत में भी और दूसरी चीजों में भी कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ के लोगों की ये बनता है, जैसे कि अभी शबीर ने कहा कि ये स्टूडेंट्स के लिए कार्ड थे, जो अबव 60 जिनके एज के लोग बुजुर्ग थे, जो सीनियर सिटीजन थे, उनके लिए राहत थी, उनके लिए फ्री सफर था। तो ये एक ऐसी सहूलत थी जो हम बचपन में भी देखते आए थे कि बड़ी जबरदस्त ट्रांसपोर्ट चलती थी और इन शोबों को रिलीज दिया जाता था। बिल्कुल। और मैं इस हक में हूँ कि ये सारी चीजें उसी तरह होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं जो कि आपको ये कदम भी आगे चलने नहीं देते। और ये 19 रूट शुक्र है कि मेरे आने से पहले बंद थे। अगर मेरे आने पे बंद होते तो शायद ये इल्जाम भी तहरीक इंसाफ या हम लोगों पे लगता, लेकिन इसका कोई खातर खा जवाब नहीं आया। मैंने सारी लेकिन सर आप अपने अगर दौर की बात कीजिए तो आपके दौर में इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही थी, लेकिन सिर्फ ऐलानात ही देखे गए, हमने अभी तक आई नहीं वो। जी देखे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने उन पे सारा देखे, मैं एक बोर्ड का चेयरमैन था, मैंने एक बिजनेस प्लान देना था, मैंने अपने बोर्ड के साथ मिलकर एक वे फॉरवर्ड देना था। उस पे अमल तो जो है मैनेजमेंट ने करना था या हुकूमत ने करना था। मैं उसमें सारा कुछ इन रिटर्न दे के आया हुआ हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, ये इसमें बेहतरी आ सकती है, ये चीजें हम करें तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। फिर मीनवाइल जब उन्होंने देखा कि मैं सारी चीजों को देख रहा हूँ तो मुझे रोकने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ फरदे इस्तेमाल किए। तो मैनेजमेंट मरियम खावर की शक्ल में बैठी हुई हैं, वो हाई कोर्ट गए कि मुझे बोर्ड की मीटिंग ना करने दी जाए। हाई कोर्ट के जज ने वो केस उठा के बाहर फेंक दिया। फिर उसके बाद वो लोअर कोर्ट गए, फिर उन्होंने और डिफरेंट हरबे इस्तेमाल किए जिसमें मुझे काम नहीं करने दिया गया। मैं तो बोर्ड की मीटिंग करके तो आगे ले जा सकता था चीजों को, जिसमें मुझे हर कदम पे रुकावट का सामना वो आया। ठीक है। तो अब ये है कि सारी बसें और जो चीजें हैं, मेरे प्लान तो जो मैंने वे फॉरवर्ड दिया था, SMU जो एक मॉनिटरिंग सेल है उनको मैंने दिया है, वजीर आला को मैं लिख के दे के आया हूँ। अब उन्होंने ये जो मेरे सुनने में आ रहा है, हालांकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं ही कंटिन्यू करूंगा। लाहौर ट्रांसपोर्ट को शायद खत्म कर रहे हैं और पंजाब ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी वाले से पूछ लेते हैं। शबीर हैदर जफर भी हमारे साथ मौजूद है। शबीर हैदर जफर, ऐसा कुछ है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट को खत्म करके पंजाब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये प्रपोजल है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को खत्म करके इसको पंजाब की सतह पर लाया जाए और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इसको नाम दिया जाएगा और उसमें पंजाब के तमाम इजला में
ये कंपनी जो है मॉनिटर करेगी। ठीक है। सवाल तो ये पैदा होता है कि हाँ। एक लाहौर के अंदर ये कंपनी Exactly, काम नहीं कर पा रही और उस तरह नहीं कर पा और रही। वो लाहौर जिसमें इतने ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलात लाहौर में आ रही हैं सफरी सहूलियात के हवाले से। अगर ये रिक्शा चिंकी वगैरह ना हो तो यहाँ पर लोग बेचारे सड़कों पर आ जाएं सफर करने के लिए, उनके पास कोई सहूलियात नहीं है। पहले स्टूडेंट्स को, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि फ्री कार्ड उनको दिए गए थे, तकरीबन कुछ 84,000 के करीब स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड दिए गए थे फ्री, और उसके बाद कुछ 60,000 के करीब जो उम्र रसीदा और मजदूर अफराद को फ्री कार्ड दिए गए थे। ठीक है। वो तमाम कार्ड उन बेचारों की जेबों में रह गए, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि 19 रोड के ऊपर मुतबादल ट्रांसपोर्ट इनको देनी चाहिए थी, वो नहीं देगी, वो बिल्कुल नहीं दी गई। अगर आप किसी कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट नहीं हो रहा तो उससे पहले आपको चाहिए था, चाहे आप प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ मुआहदा करके इन रूट्स को बहाल रखते। इसमें 11 अर्बन रूट्स हैं जो लाहौर शहर के अंदर हैं, ठीक है। और 8 सब अर्बन रूट्स हैं, जैसे लाहौर से आप रायबंद कर लें, लाहौर से कसूर है, लाहौर से शरकपुर है, लाहौर से मरीद के, इस तरह ये इनके 8 सब अर्बन रूट्स ये हैं। ये लाहौर दूसरे शहरों से आने वाले शहरियों को भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सफर है। हाँ। और इसके साथ साथ जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, अमला वहीं का वहीं ये काम कर रहा है, काम हो रहा है, मगर नजर नहीं आ रहा। सहूलियात कोई नहीं, क्या है कि तनख्वाहें ले रहे हैं। देखो शबीर, उसमें ये है कि काम है कोई नहीं ना, वो तो एक पैसे खाए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। जो 7-7 लाख के वो खावत पैसे ले रही है, तनख्वाहें ले रही है, वो बिल्कुल बंद करनी चाहिए। सर हमें सुनने में आया कि आपके भी क्लैशेस चल रहे थे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तहफ्फुज़ात थे आपके भी, वो क्लियर हुए? मेरे तहफ्फुज़ात एक ही थे कि इस कंपनी को चलना चाहिए। जो ये करोड़ों रुपया खाया नहीं, तो आपके नजदीक ये चल नहीं रही अभी? नहीं, अब बात सुने ना, वो सारी बसें, सारे वो रूट तो बंद हैं। इसको पूरी तरह अपनी पूरी ताकत से ऑपरेशनल होना चाहिए, और जो खामियां कोताहियां थी उनका एनालिसिस होना चाहिए, उन पे कमेटी बैठनी चाहिए, लोग बैठने चाहिए कि इसकी फेलियर की वजह क्या हुई है। तो हमें अगर इसको पंजाब ट्रांसपोर्ट की वहां पे ले जाना है और इसका दायरा कार बढ़ाना है, तो हमें ये देखना होगा कि जो चीजें इसके फेलियर का बायस बनी उनको खत्म किया जाए, उनमें बेहतरी पैदा की जाए और प्रॉपर तरीके से इसके ऑपरेशन स्टार्ट किए जाएं। उसके बाद पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में इसको कन्वर्ट किया जाए। तो मेरे यही सवालात हैं जिनका कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, ना इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार है। तो इसी वजह से जो इस पे डिले आ रहा है, हालांकि क्लियर कट वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोग इसको अथॉरिटी बनाएं और उसका चेयरमैन मुझे लगाया जाए, लेकिन क्योंकि मेरे सवालात के जवाब नहीं है, वो मेरे से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन चीजों पे, जब तक इन चीजों को क्लैरिटी नहीं आएगी मैं इस पे आगे नहीं जाऊंगा। तो मुझे ये चीजों के जवाब चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जिस तरह फेलियर हुआ है, कोई पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का फेलियर हो जाए। हम इसको पूरे जोर से लाना चाहते हैं और अपनी आवाम को एक रिलीफ देना चाहते हैं। अपने सर शबीर हैदर भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी शबीर हैदर। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने जितना अरसा गुजारा है, इतने अरसे के अंदर क्या आया आपने सीएम साहब या आपका पीएम, इन किसी को आपने बताया नहीं है रिटर्न में कि ये मुझे मुश्किलात आ रही हैं और ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से ये 2 साल गुजर गए हैं, लोगों को मुश्किलात हैं, और बातें ये की जाती हैं कि सफरी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। सबसे बड़ा हमारा एजेंडा ये होगा कि लाहौर के अंदर जितने भी शहरी हैं उनको सफरी सहूलियात बेहतर से बेहतर फ्राहम की जाएं। क्या इस हवाले से आपने किसी हुकाम बाला को बताया नहीं था रिटर्न में? देखें जी, मैंने हर चीज मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, सारों को रिटर्न में दी है। सारी चीजें जो मुश्किलात आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो हर्डल्स हैं, उनके बारे में भी बताया। और पीएम साहब इस पे बहुत ज्यादा वो उनका कंसर्न है कि ये चीजें जो बंद हो गई हैं इनको बहुत बेहतर तरीके से, जो शबीर साहब आपने पॉइंट आउट किए हैं कि स्टूडेंट्स को, बुजुर्गों को, इस आवाम को, लाहौर की, दूसरे शहरों की आवाम को सफरी सहूलियात अच्छे तरीके से और सस्ते तरीके से और बेहतरीन तरीके से दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, और सर मिलनी भी चाहिए, सबका हक है कि हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो हमारी एटलीस्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर होनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चेयरमैन एलटीसी थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। शबीर, ये जो जितने भी तहफ्फुज़ात हैं ये हो सकते हैं, मतलब हमारे भी यही तहफ्फुज़ात है कि हमारी जो सफरी सहूलियात हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाए। हम अगर बाहर निकल रहे हैं एटलीस्ट हमारी ट्रांसपोर्ट ठीक हो। बिल्कुल ऐसी है। बात यह है कि ये कंपनी जो है तनाज़ात का शिकार रही है। हाँ। इसमें चेयरमैन जब से आया है तब से चेयरमैन और सीईओ लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के आपस में बिल्कुल भी
नहीं बन नहीं बन आ पा रही रही थी, हाँ। इख्तलाफात बढ़ते ही गए और नौबत यहाँ पर आ गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई इजलास नहीं हुआ। उसके बाद इस बोर्ड को तहलील करना पड़ा। एक महीना हो गया इस बोर्ड को तहलील किया हुआ। नया चेयरमैन नहीं अभी तक तैनात किया गया कि नया चेयरमैन तैनात किया जाता है और इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई इजलास हो, कोई एजेंडा सामने पेश किया जाए कि इसके अंदर क्या करनी है कि शहरियों के लिए, यहाँ पर आवाम के लिए कोई सफरी सहूलियात के ऊपर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात है कि लाहौर, आप इलेक्ट्रिक बसों की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक बसें ये सितंबर में फैसला किया गया था कि लाहौर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक बसें लानी है। तो सितंबर का फैसला था। उसके बाद 11 नवंबर को वजीर आला पंजाब, वजीर ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, इनके दरमियान एक इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला ने असूली मंजूरी दी कि इलेक्ट्रिक बसों को मंगवाया जाए और इनको रूट्स पर चलाया जाए। और उस वक्त ये दिया गया था कि जी 6 रूट्स बहाल किए जाएंगे, जिन पर पहले फेज में 6 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये 11 नवंबर की बात है, 11 नवंबर 2020 में। और उसके बाद 27 नवंबर 2020 को लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी 50 बसों की लिए बजट मांग लेती महकमा ट्रांसपोर्ट से कि हमें 50 बसें पहले फेज में मंगवानी है। और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ये बनाया था कि ये पहले फेज में 2 रूट्स चलाए जाएंगे। ठीक है। और उन 50 बसों के लिए बजट मांगा गया। आज तक अभी तक ना बजट अप्रूव हुआ है और ना लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ ये कह सकते हैं कि ऐलानात ही हैं, अमलन कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर सफरी सहूलियात कैसे बेहतर बनाई जाएंगी। आपने मेट्रो बस चला दी, मेट्रो बस का क्या फायदा हुआ उन रूट्स के ऊपर जो सफर करने वाले उनके लिए है। और उसके बाद ऑरेंज ट्रेन के लिए आपने कोई फीडर रूट्स नहीं दिया कि उनको कनेक्टेड कैसे किया जाए। और ऑरेंज ट्रेन पर 4 माह में 90 करोड़ का खसारा हुआ है। और अगर ये फीडर रूट्स चलाए जाते, फीडर रूट्स चला दें तो उन 90 करोड़ के से कम हो सकता है। क्यों? कि लोग उधर आना शुरू हो जाएंगे, लोग सफर करेंगे। सफर कैसे करेंगे? अगर किसी ने 3-4 किलोमीटर से या 5 किलोमीटर से सफर करके उसको कनेक्टेड करना है तो वो कैसे आए इस पे? पैदल तो आने से रहा। अगर वही 5 किलोमीटर सफर की दूरी पे अगर बस कनेक्टेड होगी, उनको स्टेशन पर पहुंचाएगी तो फिर वो डबल एक तो किराया भी पड़ जाएगा और सफर भी उनका लंबा हो जाएगा। अब ये फीडर रूट्स अभी तक नहीं बनाए गए। और उसके साथ साथ बाकी चीजें जो है, आप स्पीडो बस लगा लें। स्पीडो बस के 16 रूट्स हैं लाहौर में। मेट्रो स्पीडो बस के जो हैं वो पंजाब मैजिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देख रही है। और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के 19 रूट्स लैदा थे और इसके जो 16 रूट्स है वो लैदा हैं। इन 16 रूट्स के ऊपर 200 बसें चल रही हैं। पहले यही कहा जा रहा था कि ये जो 16 रूट्स पर बसें चल रही हैं इनको फीडर रूट्स के साथ कनेक्टेड किया जाएगा। तो ऐसा कोई प्लान बनाया जा रहा था महकमा ट्रांसपोर्ट में, मगर वो भी अभी प्लान ही दिखाई दे रहा है, कोई उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये महकमा ट्रांसपोर्ट ये 200 बसें भी अगर इसमें प्लान कर ले तो ये सफरी सहूलियात में बेहतरी ला सकते हैं। सफरी सहूलियात। और दूसरा मुझे ये बताइए शबीर हैदर कि हम देख रहे हैं सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक है, जहां पे भी चले जाएं, जिस भी सड़क पे चले जाएं हमें ट्रैफिक ही मिलेगी और हम उसमें फंस जाएंगे 1-1.5 घंटा। तो ये वाली हुकूमत है, ये क्या इकदाम उठा रही है इस हवाले से? सबसे बड़ा इशू ये है कि ट्रैफिक प्लान नहीं है। प्लान होगा तो फिर ये, और उसके में ये है, ट्रैफिक प्लान में ये है कि अगर आपके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो चिंची होगा, ऑटो रिक्शा होगा। ऑटो रिक्शा या चिंची तो उसके लिए तो कोई भी उनको तो कोई देखने वाला नहीं है, ना वो किसी की बात सुनते हैं। उनको जहाँ पे स्पेस मिलेगी उन्होंने वहीं एग्जैक्टली ठीक है वहां पे जाएंगे और ट्रैफिक रुक जाएगी 1-1 घंटा के, आप 2-2 घंटे आप ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। सबसे बड़ा इशू ये है कि ट्रैफिक प्लान नहीं दिया गया और ट्रैफिक प्लान के साथ साथ इंतजाम ऐसे नहीं है कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। उन ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करवाने के लिए यहाँ पर कम अज कम जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको लाइसेंस जारी किया जाता है उनको ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती सही तरह। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि आपने अपनी लेन में रहना है, आपने कैसे ड्राइविंग करनी है और उनके रूल्स क्या हैं ड्राइवर के, वो अगर ड्राइवर्स को रूल्स का पता होगा तो फिर ही वो अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी चला सकेगा। और यहाँ पे होता है कि जो उठता है बच्चा होता है तो उसको गाड़ी पकड़ा दी जाती है। हमने तो छोटे छोटे बच्चे देखे हुए हैं चिंची रिक्शे चला रहे हैं और वो आराम से चिंची रिक्शे के साथ साथ बड़ी गाड़ियां उनको दी जाती हैं। वालिदैन अपने बच्चों को गाड़ियां दे देती हैं। अभी अंडर एज होते हैं, ना उनका शनाख्ती कार्ड बना होता है, ना उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है और वो हादसे का भी बायस बनते हैं इसकी वजह से। और इसके साथ साथ ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएट होती हैं। और ये यहाँ पर ओवरऑल बात की जाए तो कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो इस पे कंट्रोल कर सके। कानून है और अमल दरामद नहीं हो रहा। कानून के साथ अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कराना बड़ी मुश्किल अमल दरामद करवाना ही सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अंडर एज बच्चा है
तो उसके वालिदैन को बुला के उनको बताया जाए, उनको बताने के साथ उनको पनिशमेंट की जाए, उनको सजा दिलवाई जाए, ताकि आइंदा वो अपने बच्चों को भी गाड़ी ना दें या मोटरसाइकिल ना पकड़ाएं। बच्चे भी बाहर निकलते हुए 100 दफा सोचें कि हमने बाहर जाना है तो हमें ये हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया शबीर हैदर जफर कि आप हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से कि आपको पता है लाहौर में दिन ब दिन जो ट्रैफिक है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो एक मसला आ रहा है वो आ रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि वो बहुत ही खस्ता हाल है और वो सहूलियात हमें मैसर नहीं आ रही जिनके ऐलानात किए जाते हैं और सिर्फ वो ऐलानात ही होते हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होती। और भी बात करनी है आपसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जनाब। मुआशरे में अगर देखा जाए तो अगर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो तलाक को एक स्टिग्मा समझा जाता है, और लेकिन खवातीन को ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं कि वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं और ऐसे फील करवाया जाता है कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई है उनकी। लेकिन कहा जाता है ना कि हर एहतताम एक नई इब्तिदा होती है, बस थोड़ी सी हिम्मत और इस्तेकामत होनी चाहिए आपके अंदर। और ऐसा ही साबित किया है लाहौर की बाहिम्मत रमेशा ने, जिन्होंने तलाक को जिंदगी का रोग नहीं बनाया बल्कि आगे बढ़ी हैं उससे निकलकर, अपनी सलाहियतों को ऐसा लोहा मनवाया है कि दुनिया दंग रह गई है। रमीशा ने शादी नाकाम होने के बाद फिटनेस पर ध्यान दिया और फिटनेस कोच के तौर पर जिंदगी की नई शुरुआत की और वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल करके दूसरों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। उन्होंने ये सारा सफर कैसे तय किया है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस पर उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमेशा आदिल खान हैं और एथलीट हैं। रमेशा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमेशा, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो थक हार जाते हैं कि हम अब ये नहीं कर सकते, आगे नहीं मूव ऑन कर सकते। आपने किस तरह इस सारे सिनेरियो पर काबू पाया, अपने पर काबू पाया और उसके बाद चैंपियन भी बन गई? देखिए, जो मुश्किलात होती हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं। तो अगर हम सिर्फ इन मुश्किलात के बारे में सोचते रहें और जो आपकी लाइफ की ब्राइटर साइड है उसकी तरफ ना देखें तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। तो वो जो हमारे लिए ये चीज़ खुद ही गलत है। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है, हम अपनी लाइफ की ब्राइटर साइड को देखें और देखें आपके अंदर क्या टैलेंट है, अपने टैलेंट को वॉच आउट करें, उसको उभारें अपने अंदर से और उसको पॉलिश करें। जब आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। तो आपने ये कब से स्टार्ट किया? शादी से पहले ही फिटनेस ट्रेनिंग कर रही थी, इस साइड पर थी या शादी के बाद? नहीं, मैं शादी से पहले ही यानी कि जिस वक्त मैं मैरिड थी उस वक्त ही मैं एज अ फिटनेस कोच एक जिम में काम कर रही थी। और मेरी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट होती है कोई 10 साल पहले से, जब मैं जिस जिम में मैंने फर्स्ट जॉब की थी उसी जिम में मैं एज अ क्लाइंट काम करती थी पहले। तो फिर जो मेरी कोच थी उन्होंने मुझे कहा कि मीशा तुम इतना अच्छा करती हो, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो तुम इसी जिम में अप्लाई करो जॉब के लिए, तो तुम्हें इजी होगा, लाइक तुम्हारा शौक है ये। तो मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे सर्टिफिकेशंस की, वहाँ की प्रैक्टिकल टेस्ट, सारा कुछ जो एक ट्रेनर को करना पड़ता है वो मैंने किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे अपॉइंट कर लिया गया। अब जिस कंपनी को की मैं सर्विसेज ले रही थी अब मैं उसी कंपनी के लिए सर्विसेज दे रही थी। तो दैट वाज वेरी नाइस थिंग। उसके बाद कुछ अर्सा मैंने उसी कंपनी में काम किया, फिर मुझे क्योंकि वन हैज टू ग्रो, तो फिर मैंने अपनी कंपनी चेंज की। अब मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरे 2 कोचेस जो हैं वो मुझे मिले, जिन्होंने मेरी हेल्प की इस चीज़ में, मेरी ट्रेनिंग की और मुझे मोटिवेटेड रखा। उन्होंने मेरे फ्रेंड्स सारे उन्होंने मोटिवेटेड रखा, मेरी फैमिली सबकी 110% सपोर्ट थी मुझे। तो मुझे रमेशा बताइए, मतलब खुद को कितना मुश्किल होता है खुद को एक समेट कर एक सिमत में लेकर जाना और फिर एक नई मंजिल शुरू करना? इजी होता है, मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर आपका माइंड, अगर कोई चीज आपका पैशन है, ठीक है, आप उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर देंगे। तो यही मैंने किया, ये मेरा पैशन था। मुझे वेट लिफ्टिंग का शुरू से ही शौक था, बचपन से शौक था? बचपन से शौक था मुझे। अब हमेशा से लाइक कोई भी घर में कोई काम वगैरह का भी होता था
तो मेरे हिस्से वही आता था जो भारी जो heavy काम होता था, हाँ, एग्जैक्टली हाँ, इधर उधर चीजें जो करनी हाँ, होती वो मेरे हिस्से काम आता ठीक था। है। किचन के काम, घर हाँ, समेटने के हाँ, काम, आई एम वेरी बैड एट दिस, हाँ, मैं ये काम नहीं कर हाँ, सकती हूँ, बाकी मैं काम सारे कर सकती हूँ। तो घर वालों ने सपोर्ट किया जब आपने कहा कि मैंने इस साइड पर जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें, हम सब ने मुझे पूरा पूरा सपोर्ट, मेरे कजन्स, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन, इवन जो मेरे फ्रेंड्स जो इवन पाकिस्तान में भी नहीं रहते, जो बाहर आते हैं, मेरी फैमिली जो बाहर रहती है, जो मेरी ये जो पोस्ट वायरल हुआ ये मेरी बहन की वजह से हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। उसने शी वाज सो एक्साइटेड जब मैं जीती, तो उसने रातों रात ही वहाँ पे पोस्ट लगाई टाइम डिफरेंस के हिसाब से, और उसने मुझे कहा मीशा तुम्हारी, मैंने पोस्ट सुबह 5:30 बजे पाकिस्तान के, उसने मुझे टाइम पे कॉल करके बोला कि मीशा मैंने तुम्हारी पोस्ट लगाई है, और इतनी सी देर में इतने 1000 उस पे लाइक्स और कमेंट्स आ गए, तो उठो तुम सो रही हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उठ के देखूंगी। फिर जब मैं उठी तो मेरा फोन मैसेजेस से और नोटिफिकेशन से, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट से भरा हुआ था। तो वो एक रिस्पॉन्स देख के मुझ में और मोटिवेशन आई कि यानी कि इतना अप्रिसिएशन मुझे मिला, लाइक मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन बहुत अप्रिसिएशन मिला। अब इस मोटिवेशन को मैंने मजीद आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे ही है। रमीशा मुझे बताइए कि क्यों स्टिग्मा समझा जाता है, अगर एक लड़की अगर कह लें कि अगर वो अलहदा होना चाहती है तो शादी को या तलाक को क्यों स्टिग्मा समझा जाता है? देखें, अगर आपके जो एक लड़की है उसको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट है और अपनी फैमिली की सपोर्ट है, तो ये चीज कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हमें राइट है इस चीज का। तो अगर आप खुश नहीं है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म करना बेहतर है बजाय इसके कि आप उसके अंदर जीते रहें और अपना आप बर्बाद करते रहें और खराब करते रहें। तो मैंने भी लाइक यही किया, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था, दे सेड वो करो जो जिसमें तुम खुश हो। तो आपने वो किया, और उसके बाद हमने भी देखा है कि आज हम उस कामयाब लड़की के साथ बैठे हुए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रही हैं और अपना भी नाम रोशन कर रही हैं। तो मुझे बताइए, जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया रमीशा, तो जो पहली कामयाबी थी वो कब मिली और किस तरह की फीलिंग थी? आई नो फीलिंग आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो आपकी पहली फीलिंग होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। वो ये था, मैं जिस जिम के लिए काम करती थी उसमें हुआ था फिटेस्ट क्लाइंट का कंपटीशन था। ठीक है। वो इंटर ब्रांच कंपटीशन था, नॉट अ बिग डील। उसमें जो है मेरी कोच महरीन गौहर, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, लाइक थ्रू आउट। वो पहले मेरी टीचर बनी थी, फिर मुझे वो मेरी गाइड बनी, मुझे बताती मिशा ये करो। मेरे लाइक जिस तरह बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं सॉर्ट ऑफ, वो मेरी वैसी लाइक मेरी टीचर भी है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो मेरी कोई लाइक पर्सनल लाइफ में कोई इशू हो, प्रोफेशनल में, मैं हमेशा उससे पूछती हूँ बिकॉज शी गाइड्स मी द राइट वे। तो पहला मेरा वो था फिटेस्ट क्लाइंट का कंपटीशन था, जिसमें जिस कंपनी में पहले काम करती थी उसकी काफी ब्रांचेस हैं लाहौर के अंदर, जिस जिम की मैं। ठीक है। वो मैंने पहला जीता था और उसकी खुशी बहुत ज्यादा खुशी थी। मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था जो कि मैंने जिम के अंदर कोई 4 दिन जो है वो बोर्ड के ऊपर पिन करके लटका के रखा हुआ था। दैट वाज वेरी नाइस। तो अभी जो आपने मुकाबला जीता है और वो किस डिवीजन का जीता है और उसमें आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है? वो मैंने खेला था लाहौर डिवीजन, लाहौर की तरफ से मैं खेला था। मैं अपनी जो वेट क्लास उसमें अपने लाहौर को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो था पंजाब लेवल पे था और मैं लाहौर को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसमें जो है मैंने गोल्ड मेडल जीता। कितने लोग थे उसमें? काफी लड़कियां थी। लाहौर काफी डिवीजन से थी, यानी कि हमारे पंजाब के काफी शहरों में से थी बच्चियां, लड़कियां। वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने काफी अच्छा वेट लिफ्ट किया था। आपने कितना वेट लिफ्ट किया? मैंने 100 kg पे स्क्वाट किया था। ठीक है। और जब मेरी, क्योंकि इसमें 3 आपको चांसेस मिलते हैं पावर लिफ्टिंग में, तो जब मैंने जो मेरा डेड लिफ्ट का सेकंड अटेम्प्ट था, आई लिफ्टेड 100 kgs। तो उसके बाद मेरे कोच ने कहा मीशा तुम गोल्ड मेडल तो जीत गई भी हो, लेकिन अगर, फिर उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें 115 kg लोड करवा दी है, अगर तुम ये उठाओगी ना तो मेरी नजरों में तुम तब जो होगी वो तुम जीतोगी। ठीक है। तो मेरे माइंड में बहुत ज्यादा, उस वक्त जब मैं प्लेटफॉर्म पे गई हूँ, आई वाज फुली मोटिवेटेड और मुझे था कि मुझे बाय हुक्स और क्रूक्स ही मुझे उठाना ही है और अपने जो ट्रेनर है या बॉस है उसको जो और सर पकड़ करना है। मेन चीज जो मेरे माइंड में थी वो ये थी कि मैंने आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज मेरे माइंड में थी, मैंने सारा कुछ ये सोचा। जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो मैं थक जाती थी इतना वेट उठा के, डेफिनेटली आप थक जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ लगती है सारी।
तो यही चीज़ मेरे माइंड में थी, तो फिर मैंने अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचा, फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और फिर आपने उठा लिया। तो मुझे बताइए रमीशा, कितनी ट्रेनिंग करती हैं, वक्त कितना देती हैं इसको? ये ट्रेनिंग जो है ना टाइम टेकिंग होती है। अच्छा। ट्रेनिंग तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आपको करनी पड़ती है daily। और डाइटिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, डाइट कैसा लेती हैं डाइट में आपको कार्ब्स लेने पड़ते हैं, प्रोटीन्स, फाइबर्स, इसमें आपको आपकी अच्छी डाइट होनी चाहिए, हेवी डाइट होनी अच्छा, हैवी डाइट होनी चाहिए। लेकिन लड़कियां, आपको पता है आजकल की डाइट जो है वो करने में तुली हुई है कि हम पतले हो जाए। नहीं, पतला होना इज नॉट अ थिंग। ये है कि आप फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका स्टेमिना अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी, दैट्स द मेन थिंग। हाँ, तो अगला टारगेट क्या है आपका? पाकिस्तान के लिए खेलना। पाकिस्तान के लिए खेलना, डेफिनेटली। और हम उम्मीद करते हैं और बेस्ट विशेस भी हमारे साथ, हमारी आपके साथ हैं कि आप आगे जाके और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मुझे बताइए रमीशा, अगर इस चीज़ की बात की जाए कि ये वाला खेल जो है ना, ये अमूमन देखा जाता है कि लड़के करते हैं या वेट लिफ्टिंग या इस साइड पर जाते हैं, तो तनकीद भी तो आई होगी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल होता हमारे था। रिश्तेदार ही होते हैं या ऐसे हमारे आसपास के लोग होते हैं जो बड़ी तनकीद करते हैं कि लड़की अब इस साइड पे जाएगी। जी जी, बिल्कुल ऐसा था। मैं अक्सर ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो मेरे कोई वीडियोस वगैरह अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती थी, तो उस पे कमेंट्स आते थे, तुम्हारी कमर टूट जाएगी, लड़कियां इतना वजन नहीं उठाती हैं, इतना ना वजन उठाया करो। लेकिन ये मेरा पैशन है, मैं करूंगी। मैं करूंगी बाय रुक से मुझे करना है, क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा शौक है, ये मैं करूंगी। तो आपने अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं, एक दिन भी नहीं, एक मिनट भी नहीं, एक मिनट भी नहीं। अगर मैं डिमोटिवेट होती तो मैं आज यहाँ ना बैठी होती। तो क्या हमें हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगी कि लड़कियों को खास तौर पर कि वो बाहर निकलें और किस तरह? बिल्कुल, मेरा जो पैगाम होगा सब खवातीन के लिए वो ये होगा कि हमें एक दफ़ा ही अपनी ज़िंदगी मिलती है, ठीक है, बार बार नहीं मिलती है, तो इसको वेस्ट मत करें ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। आपका पैशन, आपकी मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी अच्छी बात की है रमीशा ने जनाब के हमें ज़िंदगी सिर्फ एक ही दफ़ा मिलती है, तो इसको वेस्ट मत करें ये सुनकर या ये समझकर कि जनाब लोग क्या कहेंगे। लोगों ने कहना है और उनको कहने दे। तो रमीशा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे यहाँ पर आई हैं और आपने हमें वक्त दिया है। तो जनाब, ये हमारे पास एक जीती जागती एग्जाम्पल थी कि हम कर सकते हैं, वो किसी भी हम हाल में हो, वो चाहे कुछ भी हो जाए हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और बढ़ना भी चाहिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बेहद सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।